हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इको का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको कंटिन्यू रीड कर रहे हैं। तो आज अपने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसका एक बिंदु है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, इसमें जो सेक्टर्स है उसको दो अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें आएगा। इसमें एग्जांपल दिया गया है कांता और कमल के रूप में। अब देखो, कांता वर्क इन एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। अब देखो, वो ऑफिस अटेंड कब करती है? 9:30 से 5:30 तक वो ऑफिस अटेंड करती है। सी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और वह रेगुलर उसको सैलरी मिलती है एंड ऑफ मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलती है। इन एडिशन टू द सैलरी सी आल्सो गेट प्रोवाइडेड फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, उसको सैलरी के अलावा प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सी आल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। उसे चिकित्सा यानी मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे को ऑफिस नहीं जाती है कांता। दिस इज़ ए पेड हॉलीडे। यह एक सवेतन अवकाश है, यानी इस दिन उसको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी उसके लिए हॉलीडे होता है। वैन सी जॉइन वर्क, जब वो काम आरंभ करती है, सी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क। तब उसे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसमें उसकी जो जॉब है उसके संबंध में उसके टर्म एंड कंडीशन है उसका उसमें उल्लेख किया जाता है। यह है कांता। दूसरी तरफ है कमल इज कांता नेबर्स। ये कांता का पड़ोसी है। ही इज़ ए डेली वेज लेबर इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप। वह नज़दीक का जो ग्रोसरी शॉप है उस पर दैनिक यानी डेली वेज पे काम करता है, ठीक है। He goes to the shop at 7:30 in the morning and work till 8 PM in the evening। अब देखो, वो शॉप पे जाता है 7:30 से, मॉर्निंग में जाता है 7:30 को, और 7:30 से लेकर के शाम के 8 बजे तक वो वहाँ पर काम करता है। He get no other allowances apart from the wages। उसको अन्य कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है उसकी मजदूरी के अलावा। He is not paid for the days he does not work। उसको जिन दिनों में वो काम नहीं करता है वो दिन उसके खाते में ऐड नहीं किए जाते हैं। ही है देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे। उसके खाते में कोई भी लीव और पेड हॉलीडे नहीं है। नोर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। उसे कोई भी औपचारिक पत्र नहीं मिला जिससे उसी दुकान में नियुक्ति की गई, एम्प्लॉय किया गया, उसके बारे में कोई उसकी लेटर नहीं मिला। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय द एम्प्लॉयर। उससे कभी भी उसकी नौकरी छोड़ने के लिए बोला जा सकता है, यानी उसको काम से कभी भी हटाया जा सकता है। तो दोनों के काम में अंतर है। कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। यही दोनों सेक्टर हैं, इनमें यही मेन डिफरेंस है। अब देखो, इन दोनों के काम में अंतर क्या है वो देखते हैं। कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। अब देखो, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है और वो स्थान है काम करने का, वहाँ पर रोजगार की जो अवधि होती है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर होती है, यानी उसे बीच में हटाया नहीं जा सकता है। और इससे क्या होता है, लोग है वो उनका रेगुलर काम रहता है, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट ETC। अब देखो, जो ये काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है वो, ठीक है। और उन्हें गवर्नमेंट के जो रूल्स है जो गवर्नमेंट के और रेगुलेशंस है
उनका पालन करना जरूरी होता है। जो नियम बनाए गए, जो नियम रूल्स और रेगुलेशंस है, उनमें अनेक प्रकार के कानून्स है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट आ जाएगा, कारखाना अधिनियम आ जाएगा, मिनिमम वेजेस आ जाएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आ जाएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आ जाएगा, सेवा अनुदान अधिनियम आ जाएगा, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ईटीसी, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि, इनमें इसका उल्लेख किया गया है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स। इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ जो है, इसका जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि है, इसकी पूरा योजनाबद्ध तरीके से है ये, फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो, इसी के अंदर कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे खुद काम कर सकते हैं, परंतु फिर भी वो क्या करेंगे, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। परंतु वे फिर भी अपने को सरकार के समक्ष रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करेंगे। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनके जो रोजगार है उसकी सुरक्षा मिलती है, उसका लाभ उठाते हैं वो। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, और उनमें जो काम करने के घंटे हैं वो उनके लिए फिक्स है। आशा करते हैं कि उनके जो निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है, ठीक है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो ज़्यादा घंटे काम करते हैं, ज़्यादा समय काम करते हैं, तो उन्हें ओवर टाइम पेड दिया जाता है एम्प्लॉयर के रूप में। दे आल्सो गेट सेवरल अदर्स बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसके अलावा वे नियोक्ता से कई प्रकार के दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? ये लाभ क्या है जो एम्प्लॉयर से उन्हें मिल रहे हैं? वो दे गेट पेड लीव्स, उन्हें पेड लीव्स मिलती है, यानी जो छुट्टी होती है उसके बदले उन्हें भुगतान मिलता है, ठीक है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, हॉलीडे के अंदर, हॉलीडे के दौरान भी उनको पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि है वो मिलता है उनको। ग्रेजुटी ईटीसी यानी सेवा अनुदान इत्यादि मिलते हैं वे। दे आर सपोज्ड टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, वे जो मेडिकल बेनिफिट्स है उनको पाने के हकदार है वो। एंड अंडर द लॉज, और कानून के अनुसार, द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। और नियमों के अनुसार जो फैक्ट्री ओनर है वो उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, और सेफ इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है उसकी सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है जैसी सुविधाएं हैं उनको सुनिश्चित करता है। व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर होते हैं, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल एज, तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं वो। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत दूसरी तरफ अपने देखेंगे, ये तो कांता की कहानी है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं अपने ईजी से। दूसरी तरफ कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल है वो असंगठित सेक्टर में काम कर रहा है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड सेक्टर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ, जो अधिकांशतः क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है, से निर्मित होती है ये, ठीक है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड। इनके लिए भी रूल और रेगुलेशंस है परंतु वे उनको फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। इनकी जो जॉब्स है उन्हें वेतन कम मिलता है और ये ऑफन पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और ये नियमित भी नहीं है। जबकि वहाँ क्या है, वहाँ रेगुलर है
और वेतन है वो भी निश्चित है, लेकिन यहाँ पर वेतन भी कम है और इनकी जो जॉब है वो रेगुलर नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है इनको। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, यहाँ पर अतिरिक्त रोजगार करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे वहाँ ओवर टाइम करेंगे तो उनको ओवर टाइम के रुपए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पेड लीव, वहाँ पर पेड लीव मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलेगी। वहाँ पर हॉलीडेज मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगी। लीव ड्यू टू सिकनेस ETC, अगर वो बीमार है उसके अगर छुट्टी मिलती है वहाँ मिलेगी, उसको उसका वेतन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यहाँ पर रोजगार है वो क्या सिक्योर नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्या सिक्योर है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, यहाँ पर जो पीपल काम कर रहे हैं उनको बिना किसी रीज़न के हटाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता। व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी भी दे जाती है, उनसे रोजगार हटा दिया जाता है, उनसे रोजगार छीन लिया जाता है। ए लॉट आल्सो डिपेंडेंट ऑन द व्हीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, तो बहुत से लोग जो है वो एम्प्लॉयर की जो पसंद है उसी पर निर्भर करते हैं, यानी ठीक है ना। एम्प्लॉयर की पसंद पर निर्भर करते हैं ये, यानी इनको कभी काम से हटाया जा सकता है। एम्प्लॉयर चाहेगा तब इनको काम पे लगाएगा, एम्प्लॉयर चाहेगा इनको काम पे नहीं लगाना तो वो इनको हटा देगा, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग on the street or doing repair work. Similarly, farmer work on their own and hire laborers as and when they require. अब देखो इस सेक्टर में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर कुछ चीज़ें बेच रहे हैं या मरम्मत के कार्य में नियोजित हैं। इसी प्रकार से जैसे फार्मर्स है वो अपने खेत में काम कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर वो मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं, ठीक है। जब भी इनको रिक्वायर होती है फार्मर्स को तो वो लेबरर्स को अपने खेतों में काम के लिए लगाएगा। तो ये है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, दोनों में डिफरेंस है। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, वेतन उनको कम दिया जाता है, ठीक। इनके लिए काम के घंटे वो निश्चित नहीं होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के घंटे निश्चित होते हैं और उनको लीव पेड मिलते हैं, हॉलीडे मिलती है, सिकनेस लीव मिलती है, उसके अलावा उनको पेंशन प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसकी पसंद पर ही ये चीज़ें निर्भर करती है, उसको कितना वेतन देना है, उससे कितने घंटे काम लेना है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें डिफरेंस बताइए, तो आप इजीली 5 या 6 पॉइंट बना करके दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो। जो ऑर्गेनाइज में होगा वो अनऑर्गेनाइज में नहीं होगा, इजीली है ये क्वेश्चन। फिर आगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका संरक्षण कैसे हो सकता है, प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है उन लोगों को, ठीक है। तो अब अपने इसको देखते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर द मोस्ट साउट ऑफर। अब देखो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या होता है कि सेक्टर ऑफ जॉब दैट आर द मोस्ट साउटर ऑफर, वहाँ पर अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होती है, जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर होते हैं उनमें अत्यंत धीमी गति से वृद्धि होती है, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वेरी स्लोली। इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यह भी आम तौर पर पाया जाता है कि जो संगठित सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर ना वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करते हैं।
They adopt such strategy to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. अब देखो, वे ऐसी रणनीति बनाते हैं और टैक्सेस लगाते हैं कि श्रमिकों को, जो एम्प्लॉयमेंट, जो अपने लेबरर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने वाली जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करने से बचने के लिए अपनाते हैं। वो ऐसे तरीके अपनाएंगे कि वो उनसे बच जाएं। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स। तो जो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए विवश हो गए, बहुत सारे लेबर से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए विवश हुए। विच पे वेरी लो सैलरी, जहाँ पर उन्हें वेतन कम मिलता है। दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड ए फेयर वेज, वहाँ पर उनका शोषण होता है और उनको जो वेतन मिलता है, वो जो उनको मजदूरी मिलती है वो उचित नहीं दी जाती है, जितनी उनकी बनती है उतनी नहीं देती, फेयर वेज नहीं मिलता उनको। देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी जो बचत अर्निंग है, आय है, वो कम है और वो रेगुलर भी नहीं है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, उनकी जॉब है वो सिक्योर नहीं है और दूसरे बेनिफिट्स है उनको नहीं है, और दूसरे बेनिफिट्स है वो भी उनको नहीं दिए जाते हैं। सिंस द 1990, देखो 1990 के दशक से देखेंगे, इट इज़ आल्सो कॉमन टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। भी 1990 से यह देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स है उन्होंने अपना जो रोज़गार है वो खोया है। अब ये लोग गए कहाँ? These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earning। अब देखो, ये लोग सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो वेजेस पर काम करने के लिए विवश हो गए 1990 के बाद में। हैंस अतः बेसिडस द नीड फॉर मोर वर्क, देयर इज आल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, रोजगार क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अधिक रोजगार के अलावा जो वहाँ पर लेबरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई है, आवश्यकता महसूस हुई है, ठीक है। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, ये लोग क्या है, लाचार लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इन द रूरल एरिया द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths, ठीक है। अब देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं अपने, इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मुख्यतः क्या है कि भूमिहीन कृषि, जिनके पास लैंडलेस एग्रीकल्चर यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है अपनी, ठीक है, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास कम भूमि है वो आ जाएंगे, फसल बंटाईदार यानी जो हिस्से पर काम करने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे, कारीगर जैसे बुनकर है, कोई वीवर्स है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ्स यानी लुहार है, ठीक है, कारपेंटर्स बढ़ई है और सुनार है, से रचित होता है। ये लोग हैं इस सेक्टर में काम करने वाले। Nearly 80% of rural household in India are in small and marginal farmer category। अब देखो, इनमें से भारत में लगभग 80% जो रूरल फैमिलीज है ना, जो ग्रामीण परिवार है, वो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। स्मॉल और मार्जिनल यानी उनके पास ज़मीन कम है, थोड़ी मात्रा में ज़मीन है, उसी श्रेणी में आते हैं 80% फार्मर्स। These farmers need to be supported through
adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. अब देखो इन किसानों को समय से बीज मिलना चाहिए इनको, ठीक है, इनके कृषि उपकरण की है साख मिल कृषि उपकरण मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए इनको, भंडारण की सुविधा मिलनी चाहिए और विपणन केंद्रों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है इन लोगों को, जो कि अपने इंडिया में 80% फार्मर्स हैं उनमें आते हैं ये, ठीक है। इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ETC एंड दोज। शहरी सेक्टरों में अर्बन एरिया वो देखा आपने, रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर देखो अपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मुख्यतः कौन आएगा, मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आ जाएंगे, ठीक है। स्केल कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर आ जाएंगे इसके अंदर। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट व्यापार और जो वाणिज्य है परिवहन है उसमें कार्य श्रमिक है वो आ जाएंगे इसमें। एंड दोज हु वर्क ए स्ट्रीट वेंडर्स, और वो लोग जो कि स्ट्रीट वेंडर्स है सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे इस पर। हेड लोड वर्कर्स, सिर पर बोझा ढोने वाले लोग आ जाएंगे। गारमेंट्स मेकर वस्त्र निर्माण करने वाले आ जाएंगे इसमें। रेग पिकेट्स ETC, रेग पिकेट्स कौन थे, कबाड़ उठाने वाले लोग, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। अब देखो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनको क्या करना चाहिए, जो रॉ मटेरियल है उसकी उनको प्राप्ति और वो जो तैयार करते सामान उसको बेचने के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है, ठीक है। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब देखो द कैजुअल आकस्मिक रूप से देखते हैं अपने वर्कर्स इन बोथ, जो दोनों सेक्टरों में काम करने वाले चाहे रूरल है चाहे अर्बन है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको संरक्षण करने की ज़रूरत है दोनों एरिया में, चाहे अर्बन में है चाहे रूरल में। वी आल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो अपने ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में कौन सा, मेजॉरिटी में कौन से वर्कर्स होंगे, इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, ट्राइबल होंगे और बैकवर्ड कास्ट के लोग, इसके अंदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादातर है। बेसिडस गेटिंग द irregular and low paid work, these workers also face social discrimination, protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development। अब देखो जो ये लोग काम करने वाले हैं ये श्रमिक क्या था, अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा ये जो वर्कर्स है इरेगुलर एंड लो पेड वर्क्स, देखो ये एक तो अनियमित है और लो पेड वर्क्स यानी कम मजदूरी पर काम करने, इसके अलावा दीज वर्कर्स आल्सो फेस्ड, इसके अलावा एक किसका सामना करें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव का ये सामना करते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन दिस नेसेसरी, इसलिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उनका प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपना यहाँ पर हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो ये अपना हो गया। अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सरकार उनके लिए क्या कुछ कर सकती है, ये इसके अंदर आगे है। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, तो अपने इसमें से इजीली लिख सकते हैं 4 या 5 पॉइंट बना करके। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपने देखेंगे सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पहले अपने देखा
ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर है, उसमें देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। अब आगे देखेंगे अपने सेक्टर्स ऑफ टर्म ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप के आधार पर इंडिया में जो सेक्टर्स है वो कौन से, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक यानी सार्वजनिक और प्राइवेट निजी सेक्टर, इन दोनों को अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इन दोनों पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।